हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी याचना मुथा बुरट। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स, द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन जून 2020 अटेम्प्ट। नवंबर 2020 में जो अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स जो अपीयर करने वाले हैं बेटा, आपके लिए फुल कोर्स अवेलेबल है 90 आवर्स का, जो कि आप मेरी वेबसाइट www.icleague.com से आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स उसका अवेलेबल है। अब मई जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स की बात करें बेटा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिस्कस, आपके हिसाब से 90 आवर्स का एक फुल कोर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है, प्लस एक 50 आवर्स का कोर्स स्पेसिफिकली वो इंग्लिश की रिकॉर्डिंग्स है, दैट इज फॉर द साउथ इंडिया स्टूडेंट्स। तो वो 50 आवर्स की फास्ट ट्रैक बैच भी वहाँ पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। First, place of supply of research and development services relating to pharmaceutical sector. Relating to pharmaceutical sector, तो यहाँ research and development जो services होती है किसकी बेटा, pharmaceutical sector, उससे related amendment है। अब इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, अब जितने भी amendments यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, डिपार्टमेंट जाती है कुछ मेजॉरिटी केसेस में मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि भाई या तो क्लैरिफिकेटरी नेचर के हैं कि भाई इंडस्ट्री में डाउट्स है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। अब जैसे कि इस वाले अमेंडमेंट में हम बात करेंगे जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट चाहती है प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हो जाए। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। आई थिंक यू रिमेंबर, हमने पढ़ी थी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में एक क्लॉज क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। तो डिपार्टमेंट चाहती है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हो जाए, एसएससी चाहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चली और गवर्नमेंट ने फिर एक क्लैरिफिकेशन लेकर के आई। अब ये कौन सी सर्विसेज है मैम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। बेटा बहुत सारी यहाँ पे 10 सर्विसेज स्पेसिफाइड है, जैसे कि इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड सो ऑन, ऐसी 10 सर्विसेज है। इसका यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दे दिया है। यहाँ पे अगर किसी को रेफर करना ही है तो बात अलग है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या चीज है, बहुत टेक्निकल दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम एक थोड़ी 2 लाइन पढ़ के देखते, द प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर मेडिकल यूज, द स्टेप इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ कंपाउंड, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड सो ऑन। तो ये बहुत टेक्निकल है, ये आपसे एज अ सीए, यहाँ पे एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको एक बार रीड कर लेना है कि कौन से सर्विसेज, याद क्या रखना है कि भाई अमेंडमेंट किसके लिए आया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है हमको। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड ऑल दीज ये सारी जो सर्विसेज है बेटा अप टू यहाँ बायो एनालिटिकल स्टडीज, ये 10 सर्विसेज जो हैं, ये जो 10 सर्विसेज हैं इसके लिए बताया है उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं खाली, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो, और इसमें इशू क्या आ रहा था और फाइनल सोल्यूशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या निकाला, हम वो समझेंगे। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, यूएस है, यूएस मेडिसिन बनाता है, इंडिया बहुत बड़ा हब है क्लिनिकल ट्रायल के लिए कि भाई यूएस से वो मेडिसिन भेज रहे हैं और वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई क्लिनिकली ट्रायल करो और हमको टेस्ट रिपोर्ट्स भेजो, ठीक है। अब इस पूरी सर्विस में सप्लायर कहाँ है बेटा, सप्लायर इंडिया का है, सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया में है। क्यों, यहीं से तो हम क्लिनिकल ट्रायल करके रिपोर्ट्स भेज रहे हैं बाहर। मेडिसिन किसने सप्लाई किया, यूएस में। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, यूएस वाला बंदा, यूएस वाली कंपनी जिसने मेडिसिन सप्लाई की है, ठीक है। अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा, तो डिपार्टमेंट का बोलना था कि भाई मेडिसिन आई, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, यहाँ पे गुड्स मेड फिजिकली अवेलेबल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में फिक्स होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ डिपार्टमेंट का बोलना था कि भाई 13(3)(a) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होना चाहिए। बेटा सेक्शन 13 क्यों लगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOR लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से डिटरमाइन होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है सेक्शन 13 से। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का बोलना था 13(3)(a) से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है। वहीं एसएससी का क्या बोलना था, यहाँ पे 13(2) सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 लगेगा। एसएससी का बोलना था वही, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, खाली मेडिसिन भेजी उसने, ठीक है। पूरा यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस, टेस्टिंग, सारा कुछ हमने किया। इट इज नॉट गुड्स टेम्पररी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, कोई रिपेयर ट्रीटमेंट एनी अदर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे।
प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिटरमाइन होना चाहिए डिफॉल्ट रूल से, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, और प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब डिपार्टमेंट और एसएससी के जो ज्यादा कंटेंशन है वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एग्जाम में नहीं आएंगे। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो देखेंगे। अब देखा जाए तो अगर मैं एक एडवांस लेवल पे लेके जाती हूँ, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आपको याद हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, आप याद करो हमने एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आ जाता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर बाई चांस आउटसाइड फिक्स हो जाती है, ठीक है, और दोनों स्टैब्लिशमेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन या कुछ, तो उस केस में क्या होगा बेटा, प्लेस, उस केस में ये ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, ये ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। अब सवाल यही था कि चलो ठीक है बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या दिया जाए। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इंडिया में फिक्स करो 13(3) लगाओ, एसएससी बोल रहा है 13(2) लगाओ। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ऐसे केसेस में इंटरनेशनली प्रैक्टिस क्या हो रही है वो भी देखते हैं, तो देखते हैं हम 1 मिनट के लिए वो भी चीज़ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें सिंगापुर की, ठीक है, सिंगापुर और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे जीएसटी है, वो सारे कंट्रीज जब ये सर्विसेज यहाँ पे, ये सर्विसेज को वो क्या मान रहे हैं, ये सर्विसेज जब भी वो लोग ले रहे हैं तो उसको इम्पोर्ट मान रहे हैं और आरसीएम पे टैक्स पे कर रहे हैं, आरसीएम पे टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग। अब बात ये थी कि अगर इंडिया इसको बोले कि नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे मतलब हम तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई 13(3)(a) के हिसाब से इंडिया में फिक्स करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, हमने बहुत डिटेल में एक्सपोर्ट का डिस्कशन किया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, और जिसको अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिस्कशन हम यहाँ डिटेल में नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेक्चर देख सकते हो एक बार, उसके बाद आप ये देखो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बेटा अपन ने क्लास में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे अब देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसको अगर एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, आपने एक्सपोर्ट नहीं मांगा मतलब आपने टैक्स लगा दिया, सामने वाली कंट्री पर इसको इम्पोर्ट मान रही है इस सर्विस को, यूएस सिंगापुर जो भी ये इम्पोर्ट मान रही है, ये आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं, ये आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। गवर्नमेंट का इस बात पे ध्यान गया कि भाई इंटरनेशनली सारे लोग ये सर्विस जब ले रहे हैं तो इसे इम्पोर्ट मान के आरसीएम पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो अब क्या किया जाए, ये बात आई। तो यहाँ पे बेटा हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो आपका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे सॉरी सर्विस जो रिसीव कर रहा है, वो यहाँ अब किसकी बात हो रही है, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो, या पहले हम एक बार प्रोविजन रीड करते हैं। अब सेक्शन 13, मैम 13(2) भी नहीं लिया गवर्नमेंट ने, 13(3)(a) भी नहीं लिया, नहीं बेटा, डबल टैक्सेशन की बात आ रही थी, गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसका सहारा लिया, गवर्नमेंट ने लिया सेक्शन 13 सबसेक्शन 13, अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या लिखा था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ एनी सर्विस, किसी भी सर्विस का डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन हो रहा है, सेक्शन 13(13) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी सर्विस फॉर विच प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना था कि भाई यहाँ पे अगर आपको प्रिवेंट करना है क्या, डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विस, तो 13(13) के हिसाब से एम्पावर करती है गवर्नमेंट को कि नोटिफाई कर दो कोई भी सर्विस, नोटिफाई कर दो बेटा कोई भी सर्विस जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। समझा आपको ये, समझा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया 13(13) का सहारा डबल टैक्सेशन के अंडर, यहाँ गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप उसमें नोटिफाई कर सकते हो जो भी सर्विस, और जो सर्विस आप उसमें नोटिफाई करोगे उसका यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट कौन कर रहा है, बाहर वाला रेसिपिएंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर फिक्स हो जाएगी। देखते हैं, सो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे वेयर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट services relating to pharmaceutical sector as specified in column 2 and 3 of serial number 1 to are supplied by a person located in taxable territory to a person located in non taxable territory। taxable territory इंडिया से कोई सप्लाई कर रहा है, कहाँ, बाहर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, बाहर फिक्स कर दिया प्लेस ऑफ सप्लाई, गवर्नमेंट बाहर फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ सप्लाई, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या कंडीशन ये है कि सप्लायर ऑफ सर्विस फ्रॉम टैक्सेबल टेरिटरी इज प्रोवाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, सर्विस रिसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए
Such supply of service fulfills all other conditions in the definition of export of service except the condition of place of supply, क्योंकि place of supply तो हम यहाँ से फिक्स कर रहे हैं, बाकी की सारी conditions आपके fulfill होनी चाहिए, तो place of supply हम क्या कर देंगे, यहाँ पे location of recipient कर देंगे। अब देखते हैं the following research and development services relating to pharmaceutical sector when supplied by a person located in taxable territory, कब होगा सर, जब यहाँ person यहाँ इंडिया में हो रहा है, ये person located in non-taxable territory to a person located in यहाँ non-taxable from a person located in taxable territory, इंडिया में कोई है यहाँ पे supplier, to a person located in non-taxable territory, recipient आपका बाहर है, for which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of service। और place of supply क्या हो जाएगी, effective use और enjoyment of service। कौन सी services यहाँ बेटा 10 services दी हुई है, integrated discovery and development, integrated development, evaluation of efficiency of new chemical biological entities in animal models of disease, ये याद रख लो बस, and evaluation of biological activity of novel chemical biological entities in vitro assay, drug metabolism and pharmacokinetics of new chemical entities, safe assessment, toxicology, stability studies and so on, clinical trial, bioanalytical studies। तो स्टडी कर लो एक बार बस, आपको एग्जाम में मोस्टली वो क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो बेटा अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, वो डायग्राम भी देख लोगे ना एग्जाम के पहले, मोर देन सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे सप्लायर कहाँ है, supplier is in India, supplier of service is in the taxable territory, recipient is in non-taxable territory, the service is of what, the service is of research and development of pharmaceutical sector, research and development services है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, दोनों के बीच में क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और अदर कंडीशंस एक्सपोर्ट की अगर सेटिस्फाइड है, अदर कंडीशंस एक्सपोर्ट की सेटिस्फाई है, बस इतनी सी बात है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस एज पर 1330। याद क्या रखना है, सिंपल, एक लाइन में बोल रही हूँ, लास्ट टाइम सुनो, सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, recipient is in non-taxable territory, the service is of research and development of pharmaceutical sector, there exists a contract between the supplier and the recipient, all the other conditions of export of service is satisfied, then the place of supply of the research and development service will be what beta, location of recipient that is place of effective use and enjoyment of service, that's it। इतना सा याद रख लो, बहुत है, ठीक है। अब इसमें इतना सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, खाली ये एक बार रीड कर लो, डिस्क्रिप्शन तो रीड करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे सिर्फ आप जो नाम है वो एक बार रीड कर लो, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 से पावर आता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा होता है, नेक्स्ट अमेंडमेंट करेंगे हम, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किससे रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन सर्टेन केसेस। सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड सर्टेन इश्यूज रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट। कौन सी सर्विस है बेटा, यहाँ पे पोर्ट्स जो प्रोवाइड कर रही कार्गो हैंडलिंग सर्विस से रिलेटेड। मुझे लगता है वैसे ये क्लैरिफिकेशन आना भी नहीं चाहिए था, बड़े सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग। बट अभी सही है, गवर्नमेंट यहाँ पे रिलीज कर रही है कंटिन्यूसली क्लैरिफिकेशंस वगैरह ज्यादा, क्यों, क्योंकि नया नया लॉ है बेटा, तो यहाँ पे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट एज अ क्लैरिटी यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन देती है। तो वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग। जो कार्गो हैंडलिंग होती है उससे रिलेटेड पोर्ट अथॉरिटीज यहाँ बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड करती है, जैसे कि अराइवल ऑफ वैगन्स, यहाँ पे आपके वैगन्स अराइव हो रहे हैं, then haulage of wagons inside port area up to the place of unloading, siding of wagons inside port area, फिर unloading हो रही है wagons की, फिर movement हो रहा है unloaded cargo का to plot and stacking thereof, and movement of unloaded cargo to berth एंड शिपमेंट एंड लोडिंग ऑन वेसल। तो ये ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, कौन, पोर्ट प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट्स को कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड। अब लोगों को था कि भाई इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस शैल बी डिटरमाइंड एज पर 12(2) 13(2) एज द केस में भी, मतलब कि
12 लगे तो 12(2) या 13 लगे तो 13(2), दैट इज डिफॉल्ट रूल। तो डिफॉल्ट रूल से करना चाहिए। और द सेम शैल बी डिटरमाइंड एज पर 12(3) मतलब कि क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें या इमूवेबल प्रॉपर्टी की जैसे करना चाहिए। तो यहाँ गवर्नमेंट ने छोटा सा क्लैरिफिकेशन रिलीज किया। It is hereby clarified that services are ancillary to or related to cargo handling service and are not related to immovable property. गवर्नमेंट ने बोला भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज है। प्लेस ऑफ सप्लाई तो आप सिर्फ डिफॉल्ट रूल से ही निकाल लो, क्योंकि स्पेसिफिक रूल तो है नहीं कार्गो हैंडलिंग का, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज नहीं है। यहाँ इतने बड़े बड़े वैगन्स होते हैं, सब ठीक है, बट यहाँ पे ये जो सर्विस है ये क्या है, डिफॉल्ट रूल से आपको निकालना है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई of service will be determined as per the provisions contained in 12(2) or 13(2) of the IGST Act, as the case may be, depending upon the terms of contract between the supplier and recipient. तो supplier और recipient के जो भी contract है उसके basis पे determine कर लो आप। 12 लगता है तो 12 ले लो, 13 लगता है तो 13 ले लो, बट दोनों भी केस में default rule लगेगा। Immovable property related service नहीं है, छोटा मोटा MCQ में आपसे पूछे जा सकता है। अब 12(2) का डिफॉल्ट रूल क्या है, आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, और 13(2) का क्या था वो भी हमने पढ़ा था। हम एक बार देखते हैं क्या है। जनरल रूल, सप्लाई ऑफ सर्विस मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। 12 कब लगता है बेटा, 12 लगता है मैम जब हमको पता है बहुत अच्छे से लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों भी जने कहाँ हैं, इंडिया में। सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों भी इंडिया में, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाती है सेक्शन 12 से, सेक्शन 12 से। या फिर अगर LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया, दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाती है, फिर सेक्शन 13 से होती है। LOS LOR इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड बाय सेक्शन 12। LOS और LOR आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड बाय सेक्शन 13। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले अगर सप्लायर मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, रिसिपेंट आप हो एग्जाम्पल, मैं बॉम्बे में, आप दिल्ली में, हम दोनों इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे कैसे डिटरमाइन की जाएगी, कोई भी जनरल एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डिटरमाइन करती है सेक्शन 12 के हिसाब से। डिफॉल्ट रूल क्या बोलता था, अगर ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपेंट हो जाएगा। पर अगर ये सर्विस आप अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो देखना पड़ेगा कि भाई अगर सप्लायर के पास उसका एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और बाकी सारे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये हमने पढ़ा था। 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है भी प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। रिसिपिएंट कहीं भी हो, रिसिपिएंट जहां भी होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। रिसिपिएंट इंडिया में होगा, बाहर होगा, जहां भी होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के हिसाब से हो जाएगा। और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर नहीं मिल रहा है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, अब मिल ही नहीं रहा है तो क्या करोगे, तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारी पोर्ट से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन था। सो अब नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, सर्विसेज रेंडर्ड ऑन गुड्स टेम्पररी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड। किसकी बात हो रही है बेटा, अनपॉलिश्ड डायमंड्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड विच आर एक्सपोर्टेड आफ्टर कटिंग एंड पॉलिशिंग। तो यहाँ पे जो अनपॉलिश्ड डायमंड्स इंडिया से बाहर से लेकर के आ रहे हैं, जिसके ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, कटिंग की और पॉलिशिंग की, कटिंग की और पॉलिशिंग की एक्टिविटी हो रही है, उस केस में बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा, ये बात है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा, ये क्वेश्चन है। सो देखेंगे हम यहाँ पे इशू क्या है, क्लैरिफिकेशन। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वेरियस सर्विसेज ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड सच एज कटिंग पॉलिशिंग एक्टिविटी व्हिच हैव बीन टेम्पररी इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड आर नॉट पुट टू यूज, और जो टेम्पररी इंपोर्ट किया था इंडिया में और नॉट टू पुट टू यूज किया गया है। तो हम देखते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफिकेशन क्या लाया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको बोला कि जो 13(3)A है उसकी बात की है, Place of supply in case of performance-based service is to be determined as per the provisions contained in 13(3)A of the IGST Act. तो जनरली परफॉर्मेंस-बेस्ड सर्विस में क्या सेक्शन लगता है, यहाँ पे स्पेसिफिक रूल दिया हुआ है उसके लिए 13(3)A, और उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, and generally the place of supply of the service is where the services are actually performed. जहाँ सर्विस परफॉर्म हुई वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। बट अगर आपको याद हो तो इसका एक एक्सेप्शन था, क्या, but an exception has been carved out in the service supplied in respect of goods which are temporarily imported into India for repairs or any other treatment or process and exported after the repairs, treatment or process without being put to use in India other than that which is required for such repairs, treatment or process. तो यहाँ पे एक exception था, इसका exception है मतलब कि भाई इस रूल से नहीं होगा उसका place of supply, इस रूल से नहीं होगा तो मतलब डिफॉल्ट से होगा, 13 सबसेक्शन 2 से होगा।
जो कि बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन था, किस चीज में एक्सेप्शन था कि गुड्स टेम्पररी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं इंडिया में, किस चीज के लिए, आरटीपी के लिए, रिपेयर्स ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए, उसके बाद उसको वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट यूज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कि यहाँ पे आउटसाइड इंडिया फिक्स कर दिया, मतलब जहाँ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया। अब रिसिपिएंट कहीं भी रहे, नॉट नेसेसरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ हमारे एग्जांपल पे आउटसाइड इंडिया ही फिक्स होगा, क्योंकि भाई बाहर से लेकर आ रहे हो और आप वापस से भेज रहे हो यहाँ रिपेयर्स ट्रीटमेंट प्रोसेस करके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट फिक्स होता है। सो इन केस ऑफ कटिंग पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड विच आर टेम्पररी इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड आर नॉट पुट टू यूज इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन 13(2), जो 13(3) एक है, जो सेक्शन 13(3) के एक्सेप्शन है उसके हिसाब से 13(2) पे जाएगा। Location of recipient of service, or where the location of recipient is not available, then in that case location of supplier of service। यहाँ पे बेटा मैंने एक डायग्राम बनाया था, अपन उससे एक बार देखते हैं। देखो ये ट्रांजैक्शन, ये क्लैरिफिकेशन में क्या है, ये डायग्राम में लिखा है फॉरेन एंटिटी है एक हमारी, क्या है बेटा यहाँ पे, हमारी यहाँ पे एक फॉरेन एंटिटी है जिसका नाम है जेम्स एंड कंपनी। उसने क्या किया, डायमंड भेजे। किसको डायमंड भेजा उन्होंने यहाँ पे डायमंड भेजे बेटा इंडियन एंटिटी को डायमंड आए। इंडियन एंटिटी का नाम क्या है यहाँ पे, हीरा पन्ना लिमिटेड है। अब इंडियन एंटिटी क्या कर रही है, उस पर कटिंग और पॉलिशिंग एक्टिविटी कर रही है। उन्होंने क्या किया, कटिंग और पॉलिशिंग एक्टिविटी किया। कटिंग पॉलिशिंग एक्टिविटी के बाद क्या कर दिया, वापस से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कोई रिपेयर ट्रीटमेंट या प्रोसेस आरटीपी में से कुछ किया, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला, इस केस में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया और बोला भाई प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करनी है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। जो यहाँ पे हमारी जेम्स एंड कंपनी है वो हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, इंडिया, हीरा पन्ना लिमिटेड, जहाँ पे भी है इंडिया। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, जेम्स एंड कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ ये जेम्स एंड कंपनी यूएस में, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, यहाँ पे आपका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, यूएस हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, अभी हमने देखा 13(2) के हिसाब से होगा, डिफॉल्ट रूल लग जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया जाएगा। पैसा फॉरेन एक्सचेंज में अगर आ गया, पैसा अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज में आ गया और ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोर्ट हो सकता है और जीरो रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों, सप्लायर इंडिया में, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर फिक्स होगी, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है, ये बॉक्स पे देखो, और ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, समझा आपको। तो यहाँ पे आपको ये जो है, आपको यहाँ जो क्लैरिफिकेशन आया उससे ये नहीं बताता कि ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट है या नहीं है, ये सारे क्लैरिफिकेशंस बताते कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगी। आपको उसको एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फिट करना है और देखना है कि ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्सिंग आउटसाइड इंडिया इज वन ऑफ द कंडीशन मेंशन इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डेफिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये वाला अमेंडमेंट भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन किससे, ईएसडीएम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्या क्लैरिफिकेशन है, ये भी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस की ईएसडीएम इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस की ईएसडीएम इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये ईएसडीएम इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले इशू क्या था और क्लैरिफिकेशन क्या आया ये हम समझेंगे। इशू वाज how should the place of supply be determined in case of supply of software design service by a supplier located in taxable territory। supplier कहाँ है, इंडिया में, taxable territory में। to a recipient located in non taxable territory, recipient कहाँ है, non taxable territory में। by using sample hardware kits provided by the service recipient, और sample hardware kit कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस recipient यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब एक बार हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेम्स एंड कंपनी फॉरेन एंटिटी है, उसने एबीसी एंड कंपनी, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड इंडियन एंटिटी है, उसे बोला क्या कि भाई एक सॉफ्टवेयर डिजाइन बना के दे। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एबीसी लिमिटेड, सॉफ्टवेयर बना के दे रही है। सर्विस रिसिपिएंट कौन है, जेम्स एंड कंपनी। ठीक है, अभी इतना आगे पढ़ेंगे। अब
नाउ ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होता है समझेंगे. अ नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग ESDM सेमी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द कस्टमर्स लोकेटेड ओवरसी. तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ESDM का यहाँ पे पार्ट है, जो इंगेज किसमें, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिकली फॉर अ कस्टमर लोकेटेड ओवरसीज, एज वी हैव डिस्कस. द क्लाइंट कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड्स इंडियन डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंपनी विद डिजाइन रिक्वायरमेंट. यहाँ पे कस्टमर क्या बता रहा है, कस्टमर डिजाइन रिक्वायरमेंट बता रहा है आपको. वहाँ जो जेम्स एंड कंपनी है हमारे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई हमको ऐसा ऐसा डिजाइन का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो क्या देते हैं आपको, डिजाइन रिक्वायरमेंट देते हैं और आईपी ब्लॉक्स देते हैं. एंड द आईपी ब्लॉक्स बेस्ड ऑन दीज इंडियन कंपनी डिजिटल. ये सिर्फ आपको एक बार समझना है, याद क्या रखना है, नीचे जो टैक्सेबिलिटी वाला पार्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला, वो ही हमको याद रखना है. बट एक बार हम समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होता है, इसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दीज द इंडियन कंपनी डिजिटली इंटीग्रेट्स वेरियस आईपी ब्लॉक्स to develop the software and the silicon or hardware design. The designs are communicated abroad either to the customer or a manufacturing facility for the manufacture of hardware based on such design. और वो डिज़ाइन क्या की जाती है, बाहर कम्युनिकेट की जाती है डिजिटली. यहाँ पे वो इंटीग्रेट करेंगे सारे ब्लॉक्स को, जो भी, और वो डिज़ाइन को अब्रॉड कम्युनिकेट किया जाएगा. Now, in addition, the software developed is also integrated upon or customized to this hardware. On some occasions, sample of such prototype hardware are then provided back to Indian company. अब क्या हुआ, जेम्स एंड कंपनी ने बोला, इंडियन कंपनी ने बोला सबसे पहले जेम्स एंड कंपनी को, भाई हमने आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना लिया. तो जेम्स एंड कंपनी ने बोला कि भाई टेस्ट करके बताओ. फॉरेन एंटिटी ने बोला कि भाई हम आपको एक हमारा हार्डवेयर भेज रहे हैं, आप देखो ये जो आपने सॉफ्टवेयर बनाई है, आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, ये हमारे हार्डवेयर के साथ कॉम्पैटिबल है या नहीं है. ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या भेजा, प्रोटोटाइप हार्डवेयर भेजा. किसके लिए, टेस्टिंग के लिए. टेस्टिंग के लिए प्रोटोटाइप हार्डवेयर भेजा. So on some occasions, sample of such prototype hardware then provided to Indian Development and Design Company to test and validate the software and design that has been developed to ensure that it is error free. और पता चला कि भाई वो क्यों देखना है, हमको चेक करना है कि भाई वो error free है कि नहीं है. The question arose whether the provision of hardware prototype and samples and testing thereon lends to the service the character of performance based service in respect of goods required to be made physically available by the recipient to the provider. अब यहाँ बात क्या आई, क्वेश्चन क्या उठा, क्वेश्चन ये उठा कि भाई ये जो हार्डवेयर प्रोटोटाइप प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, क्या ये इसमें फॉल होता है कि भाई जिसके लिए गुड्स, ये क्या वो सर्विस में फॉल होती है जिसके लिए गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट टू द प्रोवाइडर. परफॉर्मेंस बेस पे आता है क्या, ये बात हुई. तो अब देखते हैं हम क्या बात हुई, इसका सोल्यूशन. टैक्सेबिलिटी देखेंगे. इट इज ऑब्जर्व दैट इन कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द सर्विस प्रोवाइडर इज इन्वॉल्व इन कंपोजिट सप्लाई. Composite supply of what, software development and design of integrated circuits electronically. Testing of software and sample prototype hardware is an ancillary supply, whereas chip design software development is the principal supply. क्या बोला गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने सबसे पहले बोला कि भाई ये तो एक कंपोजिट सप्लाई है जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आप उसको जो टेस्ट करके दे रहे हो उनके हार्डवेयर पे, वो क्या है, वो एक एंसिलरी सप्लाई है बेटा, वो एक एंसिलरी सप्लाई. इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. भाई आपको मैंने बोला कि मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, टेस्ट करोगे, पूरा कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट है. टेस्टिंग कोई सेपरेट सप्लाई नहीं है. ठीक है, द सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलोन एज अ सेपरेट सर्विस. और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जो सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलोन एज अ सेपरेट सर्विस. द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इट इज एन एंसिलरी सप्लाई. और वो क्या है, एक एंसिलरी सप्लाई है. द एंटायर एक्टिविटी नीड्स टू बी व्यूड एज वन सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन. और उससे एक ही सप्लाई ट्रीट करना है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, it is clarified that place of supply of software designed by the supplier located in taxable territory to a recipient located in non-taxable territory by using sample prototype hardware test kit is a composite supply, whereas such testing is an ancillary supply is the location of service recipient as per 13(2). तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई डिफॉल्ट रूल से ही होगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. वैसे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो किससे गवर्न होता है, वो 13(2) से. तो यहाँ पे जो उसका टेस्टिंग वाला पार्ट है वो भी एंसिलरी सप्लाई है, तो उसको भी कंपोजिट सप्लाई का ही जो रहेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का ही लगेगा.
और वो भी क्या होगा, सेक्शन 13(2) के हिसाब से ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। प्रोविजंस ऑफ 13(3)(a) दैट इज वो परफॉर्मेंस बेस्ड वाला, the provisions of 13(3)(a) of the IGST Act do not apply separately for determining ancillary supply in such cases. यहाँ पे हम अब डायग्राम से देखेंगे एक बार। जेम्स एंड कंपनी हमारी जो है वो फॉरेन कंपनी है, उन्होंने इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया किस चीज का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और उन्होंने टेस्टिंग किया वो सॉफ्टवेयर का। इंडियन कंपनी एबीसी लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया उनकी डिजाइन के हिसाब से, जेम्स एंड कंपनी की डिजाइन के हिसाब से, और उसे टेस्ट किया किस पे, जो प्रोटोटाइप हार्डवेयर सेंड किया था जेम्स एंड कंपनी ने। ठीक है, सबसे पहले ये क्या सप्लाई रहेगी, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, यस इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई इन दिस। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, इसके लिए डिफॉल्ट रूल लगेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। सेक्शन 13 क्यों लगेगा, क्योंकि LOS LOR एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर, एक टैक्सेबल टेरिटरी में एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो POS डिटरमाइन होती है सेक्शन 13 के हिसाब से, ही हमने पढ़ा था। और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, LOR लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक बार एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में रख के देखूं, LOS इंडिया ABC लिमिटेड, LOR जेम्स लिमिटेड आउटसाइड इंडिया, POS सेक्शन 13(2) के हिसाब से हमने अभी देखा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, अगर ये फिक्स हो गया, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन बेटा, और दोनों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का स्टेटस ले सकता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या डिटरमाइन किया, POS। अब इसको हम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फिट करके देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे POS इज वन ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक कंडीशन है, अगर POS आउटसाइड इंडिया फिक्स होता है और बाकी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट का स्टेटस भी मिल सकता है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर नाउ।